तो अब हम अगले 2 पेज पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला सुनो, ये और बस खत्म होने को एक ही प्राकृतिक होने को, ठीक है। 45 पेज में शुरू करें। अकबर के राजपूत अकबर की राजपूत। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने राजपूतों की प्रत्येक सुरक्षित नीति अपनाई, जिसके राजपूत दमन और समझौते की नीति बराबर थे। लेकिन उनके साम्राज्यवाद की संपूर्ण भारत को अपनी अधीनता में लाना उसका लक्ष्य था। जब तक राजपूत शासक उसकी अधीनता स्वीकार न कर लेते, ओके, तो जब तक राजपूत शासक उसकी अधीनता स्वीकार न कर लेते, लक्ष्य जब तक राजपूत उसकी अधीनता स्वीकार न कर लेते, तब तक संपूर्ण भारत की विजय पूर्ण नहीं होती। अकबर का उद्देश्य राजपूतों को अपनी अधीनता में लाकर उन्हें सहयोगी बनाना था। उसका प्रमुख लक्ष्य अपने वंश के अधिकार को भारत में दृढ़ करना और उसकी सीमाओं का अधिकतम विस्तार करना था। राजपूतों के प्रति अपनी नीति में वो अपने लक्ष्य को नहीं भूला। व्यवहार में अकबर ने जिस राजपूत नीति का पालन किया, उससे नहीं सिर्फ 3 बातें स्पष्ट होती है। राजपूतों के महत्वपूर्ण दुर्गों का अधिकार करना, यानी चित्तौड़, मेहता, कालीग्राम आदि, और राजपूतों की विरोध करने की शक्ति को दुर्बल कर दिया। पेशा अधीनता स्वीकार करने वाले पर विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना। ऐसे राज्यों को अपने अधीनता में लेकर उनसे एक निश्चित वार्षिक कर लेकर अकबर ने उन्हीं को वापस कर दिया। उन्हें और उनके संबंधियों को राज्य की सेवा में दी गई। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें राज्यों में बड़े पद दिए गए। राजा गोविंदा को राजा मानसिंह जैसे राजपूत सरदार उनके दरबार इसके उदाहरण थे, जिससे उनकी वफादारी प्राप्त कर सका। जिससे राजपूतों की योग्यता का मुगल वंश को लाभ प्राप्त हुआ। विरोधी राजपूत राजाओं को युद्ध करके अपने अधीनता में लाने का प्रयत्न, जैसा कि मेवाड़ आदि के उदाहरण से स्पष्ट होता है। अकबर केवल ये चाहता था कि राजपूत राजा उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले, उसको वार्षिक कर दे, अपने देश में सौंप दे और आवश्यकता के अवसर पर कुछ निश्चित संख्या में सैनिक सहायता दे। अपने आप को मुगल साम्राज्य का अंतर्गत भाग माने। इसके बदले में वह उनको आंतरिक स्वतंत्रता, उनकी रक्षा की उनकी सम्मान की सुरक्षा, उनको धार्मिक स्वतंत्रता और योग्यता के अनुसार मुगल साम्राज्य में क्षेत्रफल पद देने को तैयार था। यह बात ध्यान में रखने के लिए अकबर ने भारत में मुसलमान शासकों से जीते हुए सभी राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया था, किंतु राजपूतों की किसी भी महत्वपूर्ण राज्य को गोंडवाना के अतिरिक्त मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अकबर ने राजपूतों को अन्य जागीरें भी प्रदान की। इस प्रकार अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने वाले शासकों को दोहरा लाभ हुआ था। अपने राज्य के अतिरिक्त मनसादारों के रूप में अतिरिक्त जागीरें प्राप्त करके उनकी शक्ति, धन और सम्मान सभी का विस्तार हुआ। इसने भी राजपूत शासकों को स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए लाया किया और अकबर की यह उदाहरण की उसकी सफलता का कारण बनी। जहांगीर की राजपूतों के प्रति वही करना जिसके पिता अकबर की थी। राजपूत राजाओं से विवाह संबंध मित्रतापूर्ण व्यवहार, उनके राज्यों की आंतरिक अस्वतंत्रता और उन्हें राज्य में सम्मानित पद देना उसकी नीति के प्रमुख आधार थे। यद्यपि उच्च पदों पर राजपूतों की नीति की संख्या में कमी हो गई थी। इस प्रकार विरोधी मेवाड़ को मुगल अधीनता में लाना भी इसका लक्ष्य रहा था। राणा अमर सिंह के विरुद्ध उसने अपने शासनकाल के आरंभ से एक के बाद एक मुगल सेनाएं भेजी। राणा अमर सिंह ने साहस से सभी कठिनाइयों को मुकाबला किया, परंतु युवराज करण सिंह से कहने पर संधि करने के लिए तैयार हो गए। इससे मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि हो गई थी। इसके अनुसार राणा ने मुगल स्थापित को स्वीकार कर लिया और उसने अपने स्थान पर अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजना स्वीकार कर लिया। राणा को मुगल वंश से विवाह संबंधी के लिए बाध्य नहीं किया गया और जहांगीर ने मेवाड़ के संपूर्ण भूप्रदेश चित्तौड़ के किले को भी राणा को वापस कर दिया। यद्यपि शर्त रखी गई थी कि राणा किले की मरम्मत नहीं करवाएगा। इस प्रकार मेवाड़ और मुगलों का लंबा संघर्ष समाप्त हुआ। मेवाड़ के राणाओं ने संधि का उस समय तक पालन किया जब तक औरंगजेब की नीति के कारण राणा राज सिंह को मुगलों का विरोध करने के लिए बाध्य न होना पड़ा। शाहजहां की राजपूत नीति, शाहजहां अकबर और जहांगीर की राजपूत नीति का अनुच्छेद किया। उस समय में राजपूतों के प्रति सम्मान और समानता का व्यवहार किया गया था। राजपूत नीति संतुष्ट है। यद्यपि उच्च पदों पर उनकी नीति की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही थी। महाराज राजा अकबर के राज्य जैसे में मुगल साम्राज्य की पूर्ण निष्ठा दी थी। मेवाड़ के राज्य जगत में इसको प्रत्यय कराना राजपूत से भी इसके संबंध ठीक रहे। इस प्रकार शाहजहां का समय मुगलों और राजपूतों के संबंध, सम्मान और संभावना का समय रहा है। जब राजपूतों की औरंगजेब ने अकबर द्वारा आरंभ की गई जहांगीर और शाहजहां द्वारा अनुसरण की राजपूत में परिवर्तन कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति और राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति की व्यवहारिक प्रयोग में सबसे अधिक बाधा मानता था। राजपूतों की शक्ति को नष्ट किए बिना औरंगजेब की धार्मिक नीति भारत में सफल नहीं हो सकती। यदि वह सफल भी हो जाती तो स्थायी नहीं हो सकती। जिस कारण उसका लक्ष्य राजपूतों की स्वतंत्रता को नष्ट करना बन गया था। उसने उनके राज्यों को मुगल राज्य में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया था। औरंगजेब के समय में आसाम में जयपुर का राज्य, मेवाड़ का राज्य, राजसिंह और मारवाड़ का राज्य प्रमुख राज्य थे और शाहजहां के समय तक
ये सभी राजपूत राजा मुगल साम्राज्य के मित्र रहे थे और औरंगजेब ने उत्तराधिकार की समस्या की आड़ में मारवाड़ का निकाय करने की कोशिश कर ली। मेवाड़ ने भी मारवाड़ का साथ दिया क्योंकि मेवाड़ का राणा राजसी जो औरंगजेब की धार्मिक नीति से असंतुष्ट था, जिसमें जजिया मांगा गया था। इसे समय 681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने राजपूतों की सहायता लेकर विद्रोह किया। अकबर का यह विद्रोह सफल न हुआ और इसे दक्षिण भारत को आश्चर्य करना पड़ा और औरंगजेब भी मेवाड़ के राजा जयसिंह ने राजसी के रीति की ये संधि करके अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत चला गया। संधि करके चला गया और वहाँ से फिर कभी भी और कुछ नहीं था। मारवाड़ में भी जारी रखा और जोड़ी ग्रुप पर औरंगजेब के समय तक चला। इस प्रकार औरंगजेब न तो मेवाड़ जीत सका न मारवाड़ पर अपनी सत्ता स्थापित कर सका। इस कारण औरंगजेब की राजपूत पूंजी केवल एक ही परिणाम निकली। राजपूत पूंजी को अकबर के समय से मुगल साम्राज्य के प्रति वफादार थी। उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार और उसकी शक्ति को भारत में दृढ़ करने में भाग लिया और मुगल साम्राज्य में असंतुष्ट हो गए थे। उसने उसका विरोध किया। इस प्रकार औरंगजेब राजपूत की विफलता और मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का प्रमुख कारण बन गई। रीति रिवाज हिंदुओं में ये पेज तो पढ़ना नहीं है हमको, अगला पेज पढ़ना है। फारसी तामिल मध्यकालीन शिक्षा वगैरह कुछ बता रखा है। यहाँ देखते हैं तो माय गॉड बच्चों, मुगल काल में प्राथमिक विद्यालय को मकतब व उच्च विद्यालय को मदरसा कहा जाता है। मुस्लिम बच्चों का विद्यालय में प्रवेश 4 साल 4 माह 4 दिन में होता था। और मुगल काल में हिंदू शिक्षा संस्कृत हिंदी जाति वेद पुराण ज्योतिष इतिहास काव्य व्याकरण शिक्षा के प्रमुख विषय बनारस प्रयोग अयोध्या कश्मीर मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। बाबर ने आगरा में सूरत आम नाम से मदरसे की स्थापना की। हुमायूं दिन पर विद्यालय की स्थापना की। हुमायूं ने महामंगा ने दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की और अकबर के इतिहास दर्शनशास्त्र गणित चिकित्सा विषयों को भी शिक्षा में शामिल किया था। शाहजहां ने केडी जीवन में शिक्षण का कार्य किया था और मुगल साम्राज्य के सूबे या प्रांत में बटा था। सूबे में 3 प्रमुख अधिकारी थे, प्रांतीय अधिकारी, राजस्व अधिकारी था जो वित्त समय और प्रांतीय मील बख्शी सैन्य अधिकारी था जो सेना का रखरखाव करता था। सूबेदार सिपहसालार गवर्नर ये सूबे का उच्च अधिकार था। मुगल साम्राज्य के सूबे जिला सरकार और शिके बटे हुए थे और जिले में 2 मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, फौजदार और आमिल हुआ करता था। यह पुलिस का प्रधान था और जिसका मुख्य कार्य शांति बनाए रखना था। और फिर दूसरा अपना आमिल वगैरह अमल गुजर वगैरह देता है। ये वित्त का लगाना अधिकारी था। मुगल काल में जिसे परगना में बांटा हुआ था, जिसे तहसील या महल भी कहा जाता था। परगने के 4 अधिकारी हुआ करते थे, सिकदार है, फौजदार है, आमिल है और एक और कुछ लास्ट में वित्तची है। सिकदार है, कानून को ये सैन्य अधिकारी था जो परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। और अधिकारी था मुगल काल में जिले परगनों में बटा हुआ था, जिसे तहसील या महाल कहा जाता था। परगनों में 4 अधिकारी होते तो सिकदा है, फोटा है, तो फोटाल वित्ती है ना, फोटा है, आमिल है, वित्ती है और सिकदा। ये सैन्य अधिकारी था जो परगने में शांति बनाए रखने का काम करता था। फौजदारी एक कोषाध्यक्ष था और आमिलीय अपने आश्वासन और आश्वासन ये करना पहले और ये लिपि का काम करता है। फौजदार से जुड़ा हुआ दिन हो गया अपना कब्जे। मुगल काल में परगने नगर और गाँव बटे हुए नगर के प्रमुखों को कोतवाल कहा जाता था और गाँव को भोजा भी कहा जाता था। गाँव के 3 प्रमुख अधिकारी एक तो चौधरी हुआ करता था, पटवारी कानून था जो गाँव का मुख्य था और ये भोजा से अधिकारी था गाँव का हिसाब से जहाँ भी हमको ठीक है। तो शाम के समय सरकार परगने की चकड़ा नामक इकाई की राज्य को प्रांतों मारने का सब कार्य अकबर ने किया था। अकबर ने क्लासिफिकेशन किया। अकबर के समय में प्रारंभ की संख्या 19 ईस्वी में बरार खानदेश अहमदनगर विजय के बाद अकबर के समय प्रांतों की संख्या ठीक है। और बरार खानदेश अहमदनगर विजय अकबर के समय प्रांतों की संख्या 20 थी और 19 में बरार खानदेश और अहमदनगर विजय के बाद अकबर के समय प्रांतों की संख्या हो गई। देन जहांगीर ने ठट्टा है उड़ीसा कश्मीर विजय और उसके बाद प्रांतों की संख्या 18 हो गई। तो औरंगजेब के समय बीजापुर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया था और जिसके बाद इंडियन संख्या ट्रेड हो गई थी और राय मुद्रा विभाग की स्थापना निकलने की थी और प्रथम दाराजी को जूते की सोने की थी। इसकी कीमत 1 रुपये थी। रिलायंस गोलाकार होने का सोने का सिक्का था जो कि 10 रुपये का था। बाय गॉड, अभी तो बहुत टाइम है, चलो फटाफट से रिविजन करो।
सिक्का था जो 10 रुपये का था, और जलाली चांदी का चौकोर सिक्का था, और दाम तांबे का सिक्का था, और अकबर के समय 1 रुपये 40 था, शेरशाह के समय 1 रुपये 64 था, और मुगल काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का 101 तोले सोने का था, और जिसका रंग अफगान सिक्कों पर नाम से मेरा हाँ, तो कहाँ तक है कि मुगल काल में सोने का सबसे बड़ा सिक्का संशर था, जो कि 101 तोले सोने का था, जिसका आरंभ मुगल ने किया था। संशर को सिक्कों पर चित्र बनाने थे, राम के चित्र बनाने थे, और जहांगीर प्रथम शासक था जिसके चित्र सिक्कों पर मिलता था। सिक्कों पर नूरजहां द्वारा जहांगीर को शराब पीने का पहला दृश्य दिखाई दिया, और जहांगीर कालीन हल्के तांबे के सिक्के पैसा, फुतुल, शीतल और शाजगानी देगानी कहा जाता था, और तटीय इलाकों में कौड़ियाँ चलती थी, जिसमें 1 रुपये 2500 कौड़ी होती थी। औरंगजेब के समय सर्वाधिक सिक्के डाले गए थे, और शेरशाह ने 180 ग्रेन का शुद्ध चांदी का रुपये चलाया था, और 0.0787 ग्राम होते थे। मुगल शासन का मुख्य आधार मुगलों की सैन्य व्यवस्था थी। मुगलों में निम्न प्रकार के सैनिक हुआ, पैदल सैनिक है। मुगल सेना में 2 प्रकार के पैदल आसान है और सैन्यबंदी है, और यह सैनिक बंदूक या तलवार रहते थे। यह स्थायी सैनिक है जो राजस्व वसूलने में सहायता करते थे। घुड़सवार है, और मुगल काल में घुड़सेना सर्वप्रथम मानी जाती है, जिस पर पूरा मुगल शासन टिका हुआ है। रहमदी सम्राट का व्यक्तिगत सैनिक गुरु मतलब बहुत अच्छा पढ़ता था। ठीक है, कहाँ चलेगा अपन घुड़सवारी तक हो गया था अपने। और दुर्ग हल्की तोपों को 10 ठीक है, मैं उसी में एक कटा दीजिएंगे। कहाँ पढ़ते थे? यहाँ है ना। तो नौसेना है, मुगल प्रशासन में नौसेना सबसे कमजोर था। यहाँ है ना घुड़सवार, मुगल शासन में घुड़सेना सर्वोत्तम सेना घुड़सेना सर्वश्रेष्ठ सेना थी, जिस पर पूरा मुगल शासन टिका हुआ था। और अहदी सम्राट का व्यक्तिगत सैनिक था, और घुड़सवारों में दाखिली घुड़सवार होते थे जो 2 प्रकार के थे, बरगीर है और सिलेदार है। देन बरगीर है सैनिकों को सारा सामान राज्य से मिलता था। सिलेदार है, सिलेदार सैनिक सभी सामान स्वयं का रखता था। देन हस्ती सेना है, मुगल प्रशासन में हस्ती सेना कमजोर थी, और नौसेना मुगल प्रशासन में सबसे कमजोर है। तोफाना मुगलों का तोफाना सबसे बड़ा था, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग भारत में 19 में 11 बाजू में किया गया था। और हल्की तोपों को दस्ती व भारी तोपों को जिनसी कहा जाता था, और मीर आतिश तोप खाने का प्रधान था, जो शाही महल और दुर्ग की रक्षा करता था। गुजरात विजय के बाद 1573 में अकबर ने अंशदार पता का प्रचलन किया, जिसके तहत किस शासक राजकुमार को सेना का एक भाग दिया गया था, और जिसके अब अच्छे से दिखेगा ना आपको? ठीक है, थोड़ा सा जूम इन रखूंगी मैं, ऊपर नीचे मुझे घुमाते रहना होगा। ठीक है, तो तोपखाना मुगलों का तोपखाना सबसे प्रभावित है, जिसको सर्वप्रथम प्रयोग भारत में 1590 में बेरा और बाजू में किया गया था। और हल्की तोपों को जस्ती व भारी तोपों को जिनसी कहा जाता था। मीर आतिश तोप खाने का प्रधान था, जो कि शाही महल और दुर्ग की रक्षा करता था। गुजरात विजय के बाद 73 में अकबर ने मनसबदारी का प्रचलन किया, इसके तहत किसी शाही के राजकुमार को सेना का एक भाग दिया जाता था, जिसे सवार एक जाता था। मनसबदारी के अनुसार छोटी बड़ी होती है। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, और 10 to 500 मनसब का अधिकारी मनसबदार कहलाता था। 500 to 500 की मनसबदार का अधिकारी उमरा कहलाता था, और 3000 से अधिक मनसब का अधिकारी उमरा ए आजम कहलाता था। सवार वर्ग में मनसबदारों का वेतन निर्धारण होता था, और अकबर के समय घुड़सवार सैनिक का वेतन 240 रुपये वार्षिक होता था। और सवार 2 प्रकार के होते थे, बरगीर है, देन सिलेदार है।
वर्गीय सैनिकों को 80 शस्त्रों घोड़े राज्य देता था और सूबेदार सैनिकों को 80 शस्त्रों घोड़े स्वयं लाने पड़ते थे और मनसबदार का वर्ग निश्चित कराते थे जिसमें यातायात का माल ढोने वाले जानवरों की संख्या निश्चित होती थी। मुगल न्याय व्यवस्था है। मुगल न्याय व्यवस्था का आधार इस्लाम धर्म था जिसका सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। मंगलवार के दिन न्याय कार्य होते थे और मुफ्ती इस्लामिक कानून का विधान था और मीर फर्ज अकबर द्वारा नियुक्त न्याय अधिकारी था और लोगों की समस्या सम्राट तक पहुँचाता था और काजी उल कुजात न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था जो नागरिक व सैनिक मुकदमों का निपटारा करता था। और जहांगीर ने न्याय के लिए आगरा दुर्ग में न्याय की जंजीर लगाई थी। मुगल शासन में न्याय विभाग सबसे भ्रष्ट विभाग था और हत्या के बदले हत्या का दंड दिया जाता था जिसे किसास करते थे और अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाने वाला ताजिर कराता था। मुगल कालीन अधिकारी वजीर ये दीवान है। इसे वकील ए मुतलक भी कहा जाता था और यह शासन का प्रधान अधिकारी था जो झूठे समय कार्य करता था। शासन बाबर के समय मेहंदी ख्वाजा हुमायूं के समय निजामुद्दीन अहमद व हिंदी बेग और अकबर के समय बेगम खां वजीर पद पर थे और शाहजहां ने वजीर पद समाप्त कर दिया था और वजारत और मुगल कालीन सहकारों मंत्रियों का संगठन था। महामंगा प्रथम मुगल कालीन महिला थी जिससे संयुक्त वजीर पद पर नियुक्ति किया जाता और वजीर के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे। बादशाह को परामर्श देना और विभाग को निरीक्षण करना, राज्यसभा की देखभाल करना, बादशाह की अनुपस्थिति में उस पद पर कार्य करना, मनसबदार को वेतन देना व जागीरों के खर्च का हिसाब किताब रखना, मदद एवं का पर हस्ताक्षर करना, सरकारी कागज करके इसके हस्ताक्षर मोहर के बाद मान्य थे। और 82 में टेरोवर प्रथम शाही दीवान थे और 76 में आसिफ औरंगजेब का दीवान था। मीरबख्शी या सैन्य विभाग का प्रधान था। यह सम्राट की यात्राओं, बाहरी बेरों व शिकार के समय साथ रहता था। शाही महलों की देखभाल करता था और आजिर या दीवान अर्ध सैन्य विभाग था। 1 मिनट रुकेंगे अपने पास समय ही। हाँ, तो कोऑर्डिनेटर अपने पास सैन्य विभाग का मीरबख्शी का कार्य रसद, हथियार व घोड़े की व्यवस्था करना है, घोड़े दागने व सिपाही का निरीक्षण करना है, देन सैनिकों को वेतन करना है, सैनिकों मनसबदार की नियुक्ति करना है, देन बाकिया नविश ये गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था और सदर उल सुदूर या धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था। धार्मिक व न्यायिक मंत्री था और मुस्लिम कानूनों की जानकारी रखने वाला उलेमा कहलाता था और सदर उल सुदूर के कार्य काजियों की नियुक्ति कर रहा और शिक्षा पर नियंत्रण रखना है और रोजाना जरूरतमंदों को भूदान देना है और नोट दान में दी गई भूमि मदद मास या सयूरकल कहलाती है जिस पर कर नहीं लगता था। राजपूताना में दान में दी गई भूमि सांसद जागीर कहलाती थी जिस पर कर नहीं लगता था। और नीर सासा है नीर सामा मुख्य कार्य मुगल परिवारों को देने को उपलब्ध कराना था और महत्सी ने इस पद को सिखलाने और रंग प्रदान किया था। और मस्जिद के मुख्य कार्य थे मुसलमानों के आश्रम को देखना, मुसलमानों को बहिष्कार देना और शराब खाने हुए जुए अड्डे को समाप्त करना। ओके, देन मीर बहादुर यह जल सेना का प्रधान होता था जो नाव नदी समुद्री व्यवस्था को देखता था। खाने सामान नौकरी व दासों का प्रधान था जो सम्राट की दैनिक भोजन व्यवस्था और कपड़े हीरे जवाहरात गोलाबाज की व्यवस्था करता था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। आगे पढ़ेंगे अपन कि मुगल कालीन कृषि। मुगल काल में राज्य की आय का मुख्य आधार कृषि थी और कृषि के 4 प्रकार थे। खालसा भूमि, देन जागीर भूमि, देन मदद मास, देन भूमि है। खालसा भूमि ये केंद्र के अधीन भूमि थी जिस पर बादशाह का अधिकार। जागीर भूमि सेवा वेतन के लिए जाने वाली भूमि जागीर भूमि कहलाती है जिसका प्रमुख जागीरदार था जो बादशाह के अधीन होता था और यह भूमि जागीरदार नहीं जाने की जाती थी। मदद मास या दान में दी गई भूमि होती थी जिसे सयूरगल शासन जागीर दिला देता था। इस भूमि पर करने लगता था। और भूमि ये भूमि सरकारी होती थी और उपजाऊपन के आधार पर भूमि के 4 प्रकार थे। ओझल भूमि ये प्रथम श्रेणी की भूमि थी जो सबसे उपजाऊ होती थी और प्रतिभूमि कुछ दिन खाली होने के बाद पुनः काम में ली जाने वाली भूमि प्रतिभूमि कहलाती थी। चाचर भूमि एक बार फसल होने के बाद ही भूमि थी, है ना। तो फसल होने के बाद ये भूमि 3-4 वर्ष खाली पड़ी होती थी। बंजर भूमि ये भूमि सबसे निम्न श्रेणी की होती थी जिसमें 5-7 वर्षों के बाद अनाज होता था। फिर मुगल काल में कृषि के 3 प्रकार होते थे और कुछ खुद काश्त थे गावी थी। जो किसान जहाँ निवास कर रहा है वहीं अगर कृषि करे तो खुद काश्त कहलाता है। पाही काश्त है, दूसरे गाँव में जाकर अगर कृषि करने वाला किसान पाही काश्त कहलाता है। और मुजारिया में दूसरों की भूमि पर कृषि करने वाला किसान मुजारिया कहलाता है। मुगल काल में लगान वसूलने के 3 प्रकार थे। एक तो खेत बटाइए और लंग बटाइए और राज बटाइए। और खड़ी फसल पर राज्य का अधिकारी आता था तथा लगान वसूल करता था और इस प्रणाली को कुनकुत या गल्ला बख्शी कहा जाता है। लंग बटाइए लंग बढ़ती फसल पर राज्य का अधिकारी आकर लगान नगद करता था। राज्य बटैया नाम निकालने पर लगान वसूल करना और लगान नगद देना और जागता प्रणाली कहलाता था। कृषि पर दिए जाने वाला ऋण टकावी कहलाता था। शाहजहां ने कृषि में ठेकेदारी की प्रारंभ की। काफी भूमि मापन छेड़ी थी जो 5 मुख होती थी। सिकंदर लेदरी वाली थी और जिसमें 39 अंगुल यानी 32 इंच होते थे। इलाही का जगह ने प्रणाली दी थी जिसमें 41 अंगुल यानी 3.5 इंच होते थे। और तनब व जरीब मापन रकबा ने प्रणाली दी थी। मुगल कालीन चित्रकला है।
मुगल काल में सूक्ष्म दरबार उच्च वर्ग संबंधी चित्र बने थे। अबुल समद व मीर सैयद अली जो ईरान के थे वो मुगल चित्रशैली का जनक माना जाता था। आकारिजा आकारिजा जहांगीर कालीन चित्रकार थे जिसके नेतृत्व में चित्रशाला विभाग की स्थापना हुई थी। मुगल कालीन शताब्दी करोल यानी मुगल के समय कर्व शुरू करने वाला, करकून यानी लेखपाल और उलुक यानी घुड़साल प्रधान और वाक्य नसी सैनिक संवाददाता। एक और पेज वाक्य ना अपना समय है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप अच्छा है ये ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थलों पढ़ेंगे। पृथ्वी की सतह सभी ठीक। ये था पूरा सेशन जिसमें हमने कुछ पढ़ा है। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।